नमस्कार। मैं नरेश कुमार जटिया, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल एनजे सोशियोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एमए फाइनल सोशियोलॉजी का पेपर 7 का एक टॉपिक मार्क्स एंड पर्सपेक्टिव ऑफ AR देसाई, इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। देसाई का मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में क्या योगदान है, इस विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। और लेट्स वी स्टार्ट द टॉपिक मार्क्स एंड पर्सपेक्टिव ऑफ AR देसाई। मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको इस टॉपिक के ऊपर बताने जा रहा हूँ। देसाई की जो प्रथम प्रमुख कृति है भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, हिंदी अनुवाद जो है, उसमें मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के आधार पर राष्ट्रीय आंदोलन का विश्लेषण करने वाली प्रमुख कृति मानी जाती है। उन्होंने इस पुस्तक में भारतीय समाज के अध्ययन में मार्क्सवादी सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद और पद्धति द्वंद्वात्मकता का प्रयोग किया है। वास्तव में जो देसाई है, भारत के समाजशास्त्र के पहले व्यक्ति रहे जिन्होंने समाज के अध्ययन में मार्क्सवादी विचारधारा और पद्धति का प्रयोग कर दूसरे शोधकर्ताओं को उसकी राह दिखाई है। इस पुस्तक में भारतीय राष्ट्रवाद को खगोला गया और ये बताया गया कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था ने किस प्रकार अंतर विरोधों से आक्रांत भारत की सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया। देसाई ने इसमें भारत में ब्रिटिश शासन के प्रभाव का सूक्ष्म विश्लेषण किया और भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में सामाजिक शक्तियों और सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों की भूमिका का भी मूल्यांकन किया है। इस पुस्तक की सर्वाधिक विशेषता यह है कि इसमें भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व में वर्ग चरित्र की विवेचना पहली बार की गई है। वास्तव में इस ग्रंथ की जो PhD की उपाधि के लिए लिखे गए शोध प्रबंध की उपज है। देसाई जो है, उन्होंने भारत में प्रशिक्षित बेरोजगार कहा कि भारत में प्रशिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही थी। तब 19वीं शताब्दी के अवसान काल में भयंकर अकाल और महामारी में भारतीय जनता को पीड़ित कर दिया था। चारों ओर हाहाकार मचा। तो ऐसे में ही लॉर्ड कर्जन ने भारतीयों की भावनाओं को उपेक्षा करते हुए बंगाल विभाजन जैसे जन विरोधी कार्य कर डाले। इन बदली हुई परिस्थितियों ने कांग्रेस में एक जुझारू लहर को जन्म दिया। ऐसे नेतृत्व का उदय हुआ जो किसी भी कीमत पर भारत में ब्रिटिश आधिपत्य को और अधिक सहन नहीं करना चाहता था। ये सशस्त्र आंदोलन का पक्षपाती था, इसलिए इस चरण को सैनिक राष्ट्रवाद अथवा गर्मपंथ उग्रवाद भी कहा जाता है। और इसी क्रम में जो ये उग्रवादी जो चरण था, आतंकवादी माहौल जो था, आतंकवादी धारा के प्रमुख नेता शिक्षित मध्यम वर्ग से संबंधित थे। उनकी कोई स्पष्ट आर्थिक सामाजिक विचारधारा या दर्शन नहीं था। उन्होंने रणनीति के रूप में आयरलैंड के आतंकवादियों और रूसी क्रांतिकारियों के तरीकों का अनुसरण किया। वे जानते थे कि अपनी आतंकवादी गतिविधियाँ अर्थात गिने चुने सरकारी अफसरों की हत्या अथवा सेनाओं में छोटी मोटी बगावतों के द्वारा भारत को आज़ाद नहीं करा सकेंगे, परंतु उनका विश्वास था कि वे जनता में आक्रोश बढ़ने और शासकों के उदय में भय पैदा करने में सफल अवश्य हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने बम और पिस्तौल को साधन बनाया और राजनीतिक डकैती और हत्याओं का सिलसिला जारी किया। उनके पंथ की प्रमुख कमजोरियों केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था और आपस में समीकरण न होना था। स्पष्ट है कि वो भूमिगत रूप में कार्य करते थे, इसलिए जनता से अधिक संपर्क नहीं रख सके। और उन्होंने योजना और भर्ती मंत्रालय प्रशिक्षण कार्य सभी कुछ गुप्त यही कारण है कि वह जन उत्साह बढ़ाने के अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सके। उनके योगदान का मूल्यांकन करते समय रमेश चंद्र वर्मानी ने बहुत कुछ उचित लिखा। आतंकवादियों ने स्वतंत्रता के इतिहास में एक प्रेरणादायक अध्याय जोड़ा। अपने खतरनाक कामों और साहसिक योजनाओं, नफीतुली क्रियाओं और मृत्यु के प्रति निसंगता के कारण उन्होंने राष्ट्र की स्मृति में एक स्थायी जगह बना ली। तो इस प्रकार उग्रवादी आंदोलन की प्रमुख उपलब्धियाँ रही है कि इसमें आंदोलन को एक नया जनाधार दिया गया। निम्न वर्ग के लोग, छात्र और युवक इसमें शामिल हुए। मजदूर वर्ग में भी राजनीतिक चेतना और गतिविधियाँ बढ़ी। राष्ट्रवादी उद्योगपति भी कुछ हिचक के साथ आंदोलन से जुड़े। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भारतीय राष्ट्रवाद जो AR देसाई जो बता रहे हैं
कि भारतीय राष्ट्रवाद के जो प्रथम योद्धाओं ने प्रेस की जो स्वतंत्रता जैसे प्रजातांत्रिक आंदोलन का समर्थन किया और मांग की कि देश के प्रशासन में देश के लोगों का ध्यान हो। इसलिए एक आंदोलन के रूप में जो उन्होंने जो कुछ कार्य किया उसके बारे में AR देसाई ने बताया था। 1914 से 1919 तक प्रथम महायुद्ध के दौरान आंदोलन की गतिविधियां शिथिल हो गई थी। उग्रवादी नेताओं की गिरफ्तारी और निर्वासन की कार्रवाई भी होती रही। अरविंद घोष ने सक्रिय राजनीति में संन्यास ले लिया था। और इसी प्रकार प्रथम महायुद्ध के दौरान बाद के मूल्यों में बढ़ती मुनाफाखोरी और बाजार में चीज़ों के न मिलने के कारण जनता को अपार कष्ट हुआ। ऐसे समय में गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश हुआ। सरकारी जो दमन चक्र था वो क्रूर था। कांग्रेस और खिलाफत के स्वयंसेवकों के संगठनों ने इनको जो संगठन थे उनको अवैध करार दिया गया था। जनसभा और जुलूसों पर पाबंदी लगी थी। उन्होंने लगभग सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था और केवल गांधी जी जेल से बाहर थे। इसी वर्ष के अंत में अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा की स्वीकृति दी गई थी। किस प्रकार का जो वातावरण था उसके बारे में उल्लेख करते हुए AR देसाई लिखते हैं, गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने में अगले 5 वर्षों तक स्वतंत्रता आंदोलन शिथिल रहा। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे कुछ नेताओं ने कांग्रेस में रहते हुए एक अलग स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसका लक्ष्य पूंजी के शोषण से श्रम की रक्षा, डोमिनियन स्टेटस को प्राप्त करना, पूंजीवाद और जमींदारी हितों की रक्षा करना और विभिन्न वर्गों के बीच तादात्म्य स्थापित करना था। तो इस प्रकार इसी क्रम में 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था और इसी वर्ष गांधी जी ने दूसरे असहयोग आंदोलन की घोषणा की थी। लगभग 1 लाख व्यक्ति जेल गए। गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च था जो उन्होंने 61 वर्ष की आयु में 12 मार्च 1930 को साबरमती नदी से भरा हुआ था। अंग्रेज समझते थे कि 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी का हुक्म सुनाने के बाद आतंकवादी गतिविधियाँ खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद के शहीद हो जाने के बाद उनकी आशा और भी बलवती हो गई थी, परंतु ये उनकी भूल थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के वार्षिक दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर सर स्टेनले जैक्सन पर कॉलेज की एक कुशाग्र छात्र बीना दास ने गोली चलाई, परंतु वे बच गए। इसी क्रम में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय आंदोलन की 7 वर्ष आंदोलन के इतिहास में करो या मरो के दृढ़ संकल्प के वर्ष है। 1940 का वर्ष 2 बातों के लिए याद किया जाता है। 1 मार्च में मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान विषयक प्रस्ताव पारित करना और दूसरा अक्टूबर में गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन छेड़ना। तो हम ये देखते हैं कि किस तरह आंदोलन के अंदर विभिन्न लोगों का योगदान था। और 1945 के जो महायुद्ध था, 1945 के महायुद्ध जब समाप्त हुआ और तत्कालीन गवर्नर ने सभी कांग्रेस नेताओं को जेल से रिहा कर दिया था। लंदन में गठित लेबर सरकार ने घोषणा की कि एक संसदीय मशीन भारतीय पश्चिम पर विचार विमर्श के लिए भेजा गया जाएगा। 18 फरवरी 1946 को बम्बई में नौसैनिक पोत तलवार ने विद्रोह कर दिया था। अंग्रेजों ने दमन की कार्रवाई करनी चाहिए, परंतु वायुसेना में भी हड़ताल हो गई थी। और 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस घोषित किया। ये भारतीय इतिहास का काला दिन जब पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल और कलकत्ता में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए और हजारों हत्याएं हुई थी। तो देसाई ने राष्ट्रीय आंदोलन के अतिरिक्त अपने एक अन्य कृति भारत का विकास मार्ग 1989 में भी मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से भारतीय समाज का विश्लेषण किया था। यह उनकी पुस्तक इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट ए मार्क्सियन अप्रोच का हिंदी अनुवाद है। उनके अनुसार भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तन विकास के उस पूंजीवादी मार्ग के फलस्वरूप आए जिससे 1947 ईस्वी के बाद भारत में उभरने वाले बुजुर्ग राज्य ने अपनाया। इसके पीछे यहाँ के विशिष्ट बहुजातीय, बहुधर्मी, बहुभाषीय परिवेश का संदर्भ रहा और खास पद्धति की पृष्ठभूमि रही है, जिसके फल अनुरूप चलकर राष्ट्रवादी आंदोलन ने ब्रिटिश बुर्जुआ उपनिवेशवाद प्रशासकों को राजनीतिक सत्ता के हस्तांतरण के लिए बाध्य कर दिया था। तो ये जो आपको मैंने बताया कि किस प्रकार जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें परिप्रेक्ष्य का
मार्क्सियन परिप्रेक्ष्य का इन्होंने AR देसाई ने उल्लेख किया है, जो अपनी एक पुस्तक है प्रथम कृति भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक परिस्थिति। इसमें उन्होंने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के आधार पर राष्ट्रीय आंदोलन का विश्लेषण करके इन्होंने समझाने का प्रयास किया। और इनकी जो दूसरी कृति है भारत का विकास मार्ग, इसके माध्यम से मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से भारतीय समाज का विश्लेषण किया। और ये AR देसाई का मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य है जो आपने देखा और सुना। और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।